सो जनाब, अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं, क्या तूने किया जादू। कभी घबराऊं कभी गले लग जाऊं, मेरा खुद पे नहीं काबू। बिना पायल के ही बजे घुंघरू। हाँ। तो जी, इसी गाने के साथ हमारा आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है प्रोटीन की केमिस्ट्री। तो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में इसको पूरा का पूरा ख़त्म कर दें। ठीक है, तो वीडियो को कर लीजिए 2x पर या 1.75 पे, ताकि मैं आपको इस तरीके से बोलता हुआ सुनाई दूं और आपका टॉपिक काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब जब प्रोटीन पढ़ते हैं तो सबसे पहले बात आई है अमाइनो एसिड की। भाई साहब, अमाइनो एसिड क्या होता है? अरे प्रोटीन अमाइनो एसिड से ही तो बनता है। तो सबसे पहले अमाइनो एसिड की हम लोग बात करते हैं। सो अमाइनो एसिड इज द अमाइनो ग्रुप NH2 ग्रुप कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो, बेसिक सी बात है, सबसे पहले बात करी गई है यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड की। तो स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड क्या होती है? देखो, अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर में एक तो होता है कार्बन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं हम लोग? अल्फा कार्बन कहते हैं उसको। और उस अल्फा कार्बन के अराउंड आपका एक तो NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, विच इज़ बेसिक अमाइनो ग्रुप। ओके, और उसके अलावा एक एसिडिक कार्बोक्सिल ग्रुप भी वहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है। मैं जोड़ दूँ यहाँ पे, देख लो, COH एसिडिक कार्बोक्सिल ग्रुप। उसके अलावा एक अपना नॉर्मल हाइड्रोजन होता है और एक जो वैलेंसी बच गई वहाँ पर कोई भी अपना एक हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, साइड चेन हाइड्रोकार्बन की, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय R ग्रुप। ओके, तो आपका इस तरीके की दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। और इस अमाइनो एसिड को हम अल्फा अमाइनो एसिड भी कहते हैं, क्योंकि हियर द कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। ठीक है, then NH2 group, COH group and the distinct R are bound to the alpha carbon like this। ये स्ट्रक्चर हो गई अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन, COH, NH2 और दिस इज वेरिएबल R ग्रुप। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर अब कंपोनेंट्स क्या क्या हो गए इसके? एक तो सबसे पहले अमाइनो ग्रुप हो गया। अब अमाइनो ग्रुप होता है उसकी एसिडिक उसकी आइसो इलेक्ट्रिक, नॉट एसिडिक, आइसो इलेक्ट्रिक pH होती है 9.0, क्योंकि अमाइनो ग्रुप है ये बेसिक नेचर का होता है ना, तो इसकी आइसो इलेक्ट्रिक pH है 9, है ना। सो हम ये कहेंगे कि बॉडी pH जो होती है 7.4 होती है। अब ये तो कितनी ज़्यादा है यार, 9 है ना। तो बॉडी pH पर ये जो अपना NH2 ग्रुप है, इट विल एग्जिस्ट एज प्रोटोनेटेड फॉर्म, मतलब NH3 पॉजिटिव की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर बात कर रहे हो कार्बोक्सिल ग्रुप की, COH ग्रुप की, तो उसकी आइसो इलेक्ट्रिक pH कितनी होती है? 2 होती है। तो हम ये कहेंगे कि बॉडी pH पर दैट एग्जिस्ट एज डी प्रोटोनेटेड फॉर्म, यानी अपना H पॉजिटिव दे चुका होता है, तो COO नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसके अलावा नॉर्मल अपना हाइड्रोजन है ही और नॉर्मल अपनी साइड चेन है ही। देन अब अमाइनो एसिड जो होते हैं उनमें देखो, एक चीज़ देखना तुम, NH2 ग्रुप और COH ग्रुप तो सब में होगा ही होगा, ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है ये भी सारे अमाइनो एसिड में प्रेजेंट होगा। तो अमाइनो एसिड में फिर डिफरेंस कहाँ आता है? एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से कैसे डिफर करता है? तो इट डिफर्स बाय दिस वेरिएबल R ग्रुप, विच इज वेरिएबल R ग्रुप कह रहा हूँ मैं, ठीक है। सो अमाइनो एसिड डिफर फ्रॉम ईच अदर ओनली विद रिस्पेक्ट टू द साइड चेन। ओके, सो नेचर ऑफ साइड चेन डिटरमाइंस द प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन। सो साइड चेन का जो नेचर है, इट डिटरमाइंस द प्रॉपर्टी एंड फंक्शन ऑफ द प्रोटीन। अब इन टोटल हमारे पास 20 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब ये जो 20 टाइप के अमाइनो एसिड हैं, बेसिक सेट, यही मिलकर के फिर सब टाइप के जो होते हैं अपने बाकी के जो प्रोटीन्स वगैरह हैं या जो भी हैं, वो इन्हीं 20 बेसिक अमाइनो एसिड से बनता है, ठीक है। सो all the body proteins are constructed from this basic set of 20 acids which are specified by genetic code, ठीक है। so they are also called प्राइमरी अमाइनो एसिड और स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, क्योंकि ये प्राइमरी है, इन्हीं से फिर आगे जाके सारे बन रहे हैं। तो प्राइमरी अमाइनो एसिड और स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड पता चला, ठीक है।
अमाइनो एसिड जो होते हैं दे पार्टिसिपेट इन बॉडी प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अमाइनो एसिड जो होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, अमाइनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू और फिर बनाते हैं पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं अमाइनो एसिड जुड़ करके, ठीक है। सो क्या कह रहे हैं हम, अमाइनो एसिड पार्टिसिपेटिंग इन बॉडी प्रोटीन सिंथेसिस आर एल अल्फा टाइप बिकॉज द अमाइनो ग्रुप इज यूजुअली अटैच्ड विद द अल्फा कार्बन एंड प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, मैं एक बात ये यहीं बता देता हूँ कि जो अमाइनो एसिड होते हैं इनसे फिर हम लोग क्या बनाते हैं, बॉडी प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो इस इन अमाइनो एसिड को एल अल्फा टाइप अमाइनो एसिड्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हम लोग, देखो एल मीन्स मान लो लेफ्ट और अल्फ़ा आपको पता ही है क्योंकि अल्फ़ा कार्बन से अटैच्ड है सारे ग्रुप, अल्फ़ा कार्बन यहाँ प्रेजेंट है स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड की, तो इसलिए अल्फ़ा बोला। और एल क्यों बोल रहे हैं, एल लेफ्ट, ठीक है। देखो लेफ्ट क्या, जो कार्बन है उससे मैंने कहा एक NH2 ग्रुप, एक अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो जो NH2 ग्रुप है, वो अमाइनो ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड दिख रहा होगा आपको, अल्फा कार्बन विद NH2 ग्रुप ऑन लेफ्ट साइड, दिस इज एल अल्फा टाइप अमाइनो एसिड, ठीक है, ओके। अब जितने भी हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं वो एसिमेट्रिक, उनमें जो ये अल्फा कार्बन है इट इज़ एसिमेट्रिक, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर NH2 ग्रुप है, यहाँ पे कोई वेरिएबल R ग्रुप होगा, यहाँ पे कोई H ग्रुप होगा, यहाँ पे COH ग्रुप है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो अल्फा कार्बन है इट इज़ एसिमेट्रिक इन नेचर। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो बहुत ही ज़्यादा बेसिक अमाइनो एसिड की जिसका नाम है बहुत ही ज़्यादा मतलब बेसिक जो होता है ना एलिमेंट्री अमाइनो एसिड जिसका नाम है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन में ये जो R ग्रुप है ना इट इक्वल्स टू हाइड्रोजन, आर में हाइड्रोजन लगा हुआ होता है यहाँ पे, तो ग्लाइसिन में अगर ये H आ जाएगा यहाँ पे तो H H फिर सिमेट्री आ जाएगी ना, तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि ऑल द अमाइनो एसिड ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट ग्लाइसिन हैव asymmetric alpha carbon, okay। So amino acid can produce optical isomer with optical activity। अब आप जानते हो कि जहाँ पर asymmetry आ जाती है वहाँ पर आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो फिर दिख ही जाती है, ओके। सो एक्सेप्शनली ग्लाइसिन डज नॉट हैव एनी साइड चेन, इसके पास साइड चेन नहीं है, नॉर्मल यहाँ पे R की जगह हाइड्रोजन होता है, R इज रिप्लेस्ड बाय अनदर हाइड्रोजन एटम, सो यहाँ पर अल्फा कार्बन ऑफ ग्लाइसिन इज सिमेट्रिक, ओके। नाम कैसे लिखते हैं हम अमाइनो एसिड का, देखो इस तरीके से लिखेंगे, जैसे सीरीन है तो उसका लिख देंगे SCR शेर, ट्रिप्टोफेन का TRP, आइसोल्यूशन का ILE, एस्पेराजीन का ASN, ग्लूटामीन का GLN, ठीक है, एस्पेराजीन का ASN। तो ये एब्रीवेटेड फॉर्म्स भी आपको पता होनी चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड की बात करें तो क्लासिफिकेशन हम बड़ा लंबा चौड़ा पढ़ेंगे और अलग अलग चीज़ों के बेसिस पे पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ साइड चेन आर एंड देयर रिएक्शन इन सॉल्यूशन, तो जो साइड चेन की स्ट्रक्चर है और ये जो रिएक्शन शो करते हैं अमाइनो एसिड उसके बेसिस पे हम लोग अमाइनो एसिड को पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। नंबर 1 एसिडिक अमाइनो एसिड, नंबर 2 बेसिक एंड देन न्यूट्रल। एसिडिक अमाइनो एसिड देखो अगर यहाँ पर जो आपका अमाइनो एसिड है उसमें आपको पता है कि एक NH2 बेसिक अमाइन ग्रुप होता है, एक एसिडिक COH ग्रुप होता है, R ग्रुप होता है और H ग्रुप होता है, ठीक है। बट अगर आप देखो यहाँ पर अगर जो COOH ग्रुप है ना, विच इज़ द कार्बोक्सिल ग्रुप है ना, वो अगर ज़्यादा हो जाए, देखो समझ रहे हो, अगर वो ज़्यादा हो जाएगा तो एसिडिक नेचर आ जाएगा ना, एसिड ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। एसिडिक अमाइनो एसिड को हम लोग है ना केमिकली ये भी कहते हैं मोनो अमीनो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। कहने का मतलब मोनो अमीनो मतलब एक तो अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है और डाई कार्बोक्सिलिक यानी 2 कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और खोल के लिख दिया कि नेगेटिवली चार्ज्ड एट बॉडी पीएच। हाँ ये भी याद रख लो कि जो एसिडिक अमाइनो एसिड्स होते हैं वो बॉडी पीएच पे नेगेटिवली चार्ज होते हैं क्योंकि यहाँ पे इनके पास 2 कार्बोक्सिल ग्रुप्स हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप बाद में क्या करते हैं, H पॉजिटिव डोनेट करके COO नेगेटिव करते हैं, तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड्स एट बॉडी पीएच, ठीक है। दे कंटेन 1 अमीनो ग्रुप एंड 2 कार्बोक्सिल ग्रुप। अच्छा एग्जाम्पल याद करना बहुत ज़रूरी है इनका आपको बोलूँ कि बताओ क्या एग्जाम्पल होगा एसिडिक अमाइनो एसिड के,
हाँ बिल्कुल सही, एस्पार्टिक एसिड ASP एंड ग्लूटामिक एसिड GLU, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड GLU, ठीक है, गिल्लू गिल्लू। उसके बाद में बात करते हैं बेसिक अमाइनो एसिड की। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 2 अमाइनो ग्रुप हो जाएंगे और ये पॉजिटिवली चार्ज होंगे बॉडी pH पे। ओके, एग्जाम्पल बता दो बेसिक के। बेसिक का एग्जाम्पल, हाल कैसा है जनाब का, तो HAL है। H स्टैंड्स फॉर हिस्टिडीन, A आर्जिनिन और L फॉर लाइसिन, ठीक है, हिस्टिडीन आर्जिनिन लाइसिन, हिस्टिडीन आर्जिनिन लाइसिन, हिस्टिडीन आर्जिनिन और लाइसिन, हिस्टिडीन आर्जिनिन लाइसिन। ओके, उसके बाद में न्यूट्रल अमाइनो एसिड। न्यूट्रल अमाइनो एसिड की बात करोगे तो एक्चुअली ये कोई चार्ज कैरी नहीं करते हैं बॉडी pH पे, क्योंकि इनमें एक अमाइनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। वैसे ये जो न्यूट्रल अमाइनो एसिड होते हैं ये भी 3 टाइप के होते हैं। बोलो कौन से 3 टाइप? सबसे पहले एस एलिफेटिक अमाइनो एसिड, फिर एरोमेटिक एंड देन इमिनो एसिड, ठीक है। अब देखो इमिनो का बहुत आसान है। इमिनो जो है ना, इम्यूनो एसिड, उनके अंदर इमिनो ग्रुप होता है, मतलब नॉट NH2 ग्रुप, अमाइनो ग्रुप नहीं होता, इमिनो, दैट इज NH ग्रुप, दिस इज इमिनो ग्रुप। NH ग्रुप यहाँ पे होता है। एग्जाम्पल ले लो, पिरोलिन, क्या बोलो ना, प्रोरीन। और एरोमेटिक के एग्जांपल ले लो। यार एक बात बताओ, जहाँ पे वर्ड आता है फिनाइल विनाइल है ना, तो तुम समझ जाते हो ना कि यार यहाँ पे पता है तुम्हें फिनाइल इज अ एरोमेटिक कंपाउंड। तो आप देखो फिनाइल एलेनाइन और एक टायरोसिन है ना, टायर, टायर क्या होता है? क्लोज्ड होता है, क्लोज रिंग स्ट्रक्चर, एरोमेटिसिटी, ठीक है। सो ऐसे आप याद रखोगे, फिनाइल एलाइन, टायरोसिन और साथ में ट्रिप्टोफैन, ठीक है। अब यहाँ पे एलिफेटिक वालों में अलग अलग टाइप के होंगे, जैसे सल्फर कंटेनिंग कौन होता है? मिथियोनिन, सिस्टीन, ये सल्फर कंटेनिंग है। ब्रांच चेन में भाई वेलिन, वेला पड़ा था, उसने ब्रांचिंग कर ली, ठीक है। और ल्यूसिन आइसोल्यूसिन साथ में, भाई ल्यूसिन आइसोल्यूसिन, ठीक है, वेले ल्यूसिन आइसोल्यूसिन ने ब्रांचिंग कर ली। उसके बाद में हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग भी क्या आ जाएगा? बोलो बोलो, सीरीन। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग में आ जाएगा सीरीन, ठीक है। अमाइड ग्रुप कंटेनिंग में क्या आ जाएगा? देखो यहाँ से आता है अमाइड, एस्पेराजीन, ASN है ना, एस्पेराजीन और एक ग्लूटामीन। तो ग्लूट अमीन है ना, साथ में अमीन यानी अमाइन ग्रुप है ना, अमाइड ग्रुप कंटेनिंग, ऐसे आप याद कर सकते हो, एस्पेराजीन एंड ग्लूटामीन। सिंपल स्ट्रक्चर जैसे ग्लाइसिन एलेनाइन, इनकी सिंपल स्ट्रक्चर है, दिस आर सिंपल स्ट्रक्चर एलिफेटिक अमाइनो एसिड, ग्लाइसिन एलेनाइन। आगे बढ़ते हैं, बेस्ड ऑन पोलैरिटी। देखो मैंने इनकी ट्रिक्स है ना वो बनाई है, नीचे आप देखना, मैं आपको बताऊंगा अभी। बेस्ड ऑन पोलैरिटी ऑफ साइड चेन आर, 2 टाइप के अमाइनो एसिड, पोलर एंड नॉन पोलर। जो पोलर अमाइनो एसिड आपके होते हैं वो हाइड्रोफिलिक साइड चेन होती है ना, दे कंटेन हाइड्रोफिलिक साइड चेन। और नॉन पोलर अमाइनो एसिड जो होते हैं दे कंटेन हाइड्रोफोबिक साइड चेन। ओके, पोलर अमाइनो एसिड हाइड्रोफिलिक साइड चेन एंड नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक साइड चेन। ओके, अब पोलर के एग्जांपल देख लो, एसिडिक अमाइनो एसिड और बेसिक, और बाकी ये वाले जो हैं इनको याद करने की एक ट्रिक दूंगा मैं। नॉन पोलर अमाइनो एसिड मतलब यार ट्रिक मतलब कुछ इस टाइप का जुगाड़ सा होगा कि यार एक तो आप मतलब डिफरेंस है ना कि अगर आप देखो नॉर्मली अगर ऐसे याद करने बैठोगे तो नहीं याद रहेगा, आप भूल जाओगे बार बार। लेकिन अगर हम कुछ छोटा मोटा जुगाड़ सा बना लें तो आपको थोड़ी सी मेहनत करके वो जुगाड़ को याद करने में फिर आसानी हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो अब भूलोगे नहीं आसानी से। अब नॉन पोलर के अंदर हाइड्रोफोबिक साइड चेन होती है, ठीक है। एग्जाम्पल बताते हैं अभी। अब न्यूट्रिशन क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन में 2 टाइप के, एसेंशियल, सेमी एसेंशियल, 3 टाइप के, और नॉन एसेंशियल। देखो ये डिपेंड करता है बॉडी के अंदर वो अमाइनो एसिड प्रोड्यूस होता है या नहीं होता, ठीक है। अगर कोई अमाइनो एसिड बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता और वो डाइट के थ्रू सप्लाई होता है, डाइट के थ्रू ही उसका मतलब आना जाना है, डाइट के थ्रू ही वो अंदर आता है बॉडी में, देन उस अमाइनो एसिड को हम लोग कहेंगे असेंशियल अमाइनो एसिड। ओके, मतलब उनकी उसका डाइट में होना असेंशियल है ना, इसलिए हम लोग उसको असेंशियल अमाइनो एसिड कहेंगे।
अब असेंशियल अमाइनो एसिड जो होते हैं मेनली एनिमल प्रोटीन से डिराइव होते हैं, मीट से, फिश से, एग से, मिल्क से, है ना। दे आर मेनली डिराइव फ्रॉम एनिमल प्रोटीन, व्हाट असेंशियल अमाइनो एसिड्स। ओके, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दूंगा, एग्जाम्पल क्या दूंगा, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिए हैं असेंशियल नॉन असेंशियल के। ये देखो एक बार मैं ट्रिक बताऊंगा अभी। सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड में क्या होता है, देखो सेमी एसेंशियल मतलब फॉर एग्जांपल ये जो सेमी एसेंशियल वाले होते हैं ना, ये इन्फेंट्स और बच्चों में एसेंशियल होते हैं। उसके बाद में जब क्योंकि मतलब दीज आर प्रोड्यूस इन द बॉडी बट इन अ लिमिटेड रेट, समझ गए हो, मतलब ये प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में बट लिमिटेड रेट में प्रोड्यूस होते हैं, बिकॉज ऑफ विच दे कैन नॉट मीट अप द डिमांड ऑफ द बॉडी व्हेन देयर रिक्वायरमेंट इज हाई। फॉर एग्जांपल जब बच्चों में, इन्फेंट्स में ग्रोथ होती है, ड्यूरिंग ग्रोथ बहुत तेजी से ग्रोथ होती है ना, सो उस टाइम पर दो ऐसे अमाइनो एसिड है जिनका नाम है आर्जिनिन और हिस्टिडीन, है ना, ठीक है। हीज अर्ज उसकी अर्ज, तो हीज अर्ज सेमी एसेंशियल, ठीक है। सो हिस्टिडीन और आर्जिनिन दो ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो सेमी एसेंशियल होते हैं, मतलब ये जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है, इन्फेंट और चिल्ड्रन जो होते हैं उनके अंदर ये रिक्वायर्ड होते हैं ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम पे ग्रोथ हो रही होती है बहुत ज़्यादा। बट जैसे ही बच्चा अडल्ट हो जाता है, जब अडल्ट हुड आ जाता है, तो उस टाइम पे ये असेंशियल फिर नहीं रहते हैं, दे आर नॉट असेंशियल फॉर अडल्ट, ठीक है। तो इनको हमने सेमी एसेंशियल की कैटेगरी में डाल दिया, पढ़ लेना है आप। उसके बाद में नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड में क्या आ गया, दे आर प्रोड्यूस इन द बॉडी इन एडिक्वेट अमाउंट, सो देयर प्रेजेंस इन डाइट इज नॉट एसेंशियल, डाइट में इनकी प्रेजेंस एसेंशियल नहीं है, ठीक है। उसके बाद मेटाबॉलिक क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड बेस्ड ऑन कैटाबॉलिक फेट है ये, ठीक है। कैसे, सबसे पहले कुछ होते हैं एब्सोल्यूट ग्लूकोजेनिक, है ना, या ग्लाइकोजेनिक अमाइनो एसिड। एब्सोल्यूट ग्लूकोजेनिक या ग्लाइकोजेनिक का मतलब क्या है बताओ जी। ये जो एब्सोल्यूट ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स हैं, इनके पास पोटेंशियल होता है, मेटाबॉलिक पोटेंशियल होता है ग्लूकोज प्रोड्यूस करने का, इसीलिए तो नाम दिया ग्लूकोजेनिक, ठीक है। सो दीज आर द अमाइनो एसिड्स having carbon skeleton that possesses metabolic potential to produce glucose. इनफैक्ट इनिशियली ये लोग क्या करते हैं, ये ग्लूकोज के प्रिकर्सर को बनाते हैं जिससे बाद में जाकर ग्लूकोज बन जाता है। ये क्या करते हैं, ये ग्लूकोज के प्रिकर्सर को बनाते हैं इनिशियली, जिससे बाद में जाकर क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। एग्जाम्पल, ये बनाते हैं पायरुवेट या फिर इंटरमीडिएट्स ऑफ टीसीए साइकिल। अब बाद में उससे फर्दर जाके टीसीए साइकिल होगी, सब चीज़ें होंगी, बाद में बन जाएगा ग्लूकोज। ये एग्जाम्पल हो गए कुछ एब्सोल्यूट ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स के, ठीक है। अब याद क्या करोगे, ये याद नहीं करने इतने सारे, याद करने एब्सोल्यूट कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक कीटोजेनिक बोथ वाले, क्योंकि आसान है, कम है ना एग्जाम्पल। अभी देखो ल्यूसीन और लाइसिन, ये है एब्सोल्यूट कीटोजेनिक, मतलब दे हैव कार्बन स्केलेटन दैट पोजेसेस द मेटाबॉलिक पोटेंशियल टू प्रोड्यूस कीटोन बॉडी, ठीक है ना। ये लोग इनिशियली क्या बनाते हैं, कीटोन बॉडी के प्रिकर्सर बनाते हैं। एग्जांपल एसिटाइल कोए या फिर एसिटो एसिटाइल कोए, जिससे बाद में जाकर के कीटोन बॉडी बनती है। कौन, एग्जाम्पल बता दो। एक लड़की है जिसका नाम है ल्यूली, और ल्यूली का मतलब ल्यूसिन और लाइसिन हो गया। बोथ ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमाइनो एसिड, बोल दो जरा आज तो, ये दोनों काम करते हैं, है ना। दे हैव मेटाबॉलिक पोटेंशियल टू प्रोड्यूस बोथ ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडी, समझ गए हो मेरी बात को। ओके, एग्जाम्पल बोलो, एग्जाम्पल कौन से वाले हैं देखना, फिनाइलएलानाइन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन, ये वो वाले हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो देख लो, पता होगा ना तुम्हें, इनको साथ में लिख देना। ये दोनों कीटोजेनिक भी होते हैं और ग्लूकोजेनिक भी होते हैं, बोथ कीटो एंड ग्लूकोजेनिक, ठीक है। कौन, बस फिनाइलएलानाइन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन और साथ में आइसोल्यूसिन। ल्यूसिन तो नहीं, ल्यूसिन यहाँ भी नहीं, यहाँ आ गया। तो एब्सोल्यूट कीटोजेनिक में ल्यूसिन तो यहाँ आ गया, और आइसोल्यूसिन बोथ ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक आ गया, ठीक है। और बाकी को जो बचे वो सारे के सारे कहाँ गए, एब्सोल्यूट ग्लूकोजेनिक के अंदर। ओके, नाउ न्यूट्रिशनल एंड मेटाबॉलिक क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड, अभी देख लो इस तरीके से इनको अलग अलग फिर से करके रख दिया, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। ओके, अब लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड। उससे पहले मैं ट्रिक बता देता हूँ। देखो, असेंशियल और नॉन एसेंशियल को याद करने के लिए बड़ा सिंपल सा फंडा है। देखो, असेंशियल में
आपको एक गाना याद होगा ना कि कोका कोला तू, तो ये वाला जो गाना है इसके अंदर बाद में जाकर के एक रैप आता है कि मैं वेला बैठा किन्नी देर दा किसी फुल उठा के कंगी शंगी, ये वाला जो रैप है आपको इसको यूज करना है। आपको बोलना है कि मैं वेला बैठा फिनाइल ल्यूली, मतलब मैं वेला बैठा हूं और मेरा नाम है फिनाइल ल्यूली, ये अर्ज करता हूं कि गाना है ना कि तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, तो इसको थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत करना। आपको बोलना तुम तो नहीं, आपको बोलना ट्रिप तो ठहरे थ्रियोनिन हिस्टडीन लाओगे, तो आप बोलोगे कि मैं वेला बैठा फिनाइल ल्यूली ये अर्ज करता हूं कि ट्रिप तो ठहर थ्रियोनिन हिस्टडीन लाओगे, तो मैं से आ जाएगा मिथियोनिन, वेला से आ जाएगा वेलिन, फिनाइल से फिनाइल एलाइन, ल्यूसिन से ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन, लाई से ली हो गया ना, लाई से आ जाएगा लाइसिन, ये अर्ज करता हूँ आर्जिनिन, ट्रिप्टोफेन ओके, थ्रियोनिन और हिस्टिडीन आई गई। ये 10 आपके एसेंशियल अमीनो एसिड हो गए और बाकी के नॉन एसेंशियल। अब नॉन एसेंशियल को याद करने के लिए मैंने कोशिश किया कि कुछ ना कुछ बना दूं। देखो हाँ, यहाँ पे मतलब एक छेड़ रहा है, एक बंदा बंदी को छेड़ रहा है कि 3GC है तू, है ना, 3GC है तू। फिर लड़की बोलती है कि ए लाऊं क्या संग एसपी, एसपी क्या है, शेर, जो कि टायर पर आएगा, मतलब गाड़ी में आएगा ना, मतलब हम बोल सकते हैं टायर पर आएगा, ठीक है। तो 3G से क्या होगा, यहाँ पे 3G कौन है, 3G लिख दो, 3G तो एक तो GLY, एक GLN, एक GLU। देखो GLY ग्लाइसिन हो गया, GLN ग्लूटामीन हो गया, GLU ग्लूटामिक एसिड हो गया, ग्लूटामिक एसिड हो गया, ठीक है। और 3GC है तू, C से सिस्टीन हो गया। फिर ए क्या बोलती तू, उस टाइप का कुछ है ना, तो ये ए 3 बार लिख दो और फिर साथ में लिख दो लाऊं क्या, ला, संग SN SP, ठीक है, SP, तो ALA ASN ASP, तो एलेनाइन, एस्पेराजीन और एक एस्पार्टिक एसिड, शेर सीरीन आ जाएगा, ठीक है, और टायर से टायरोसिन आ जाएगा और PR से आ जाएगा प्रोलीन, दैट्स इट। ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हो गए, है ना। उम्मीद करता हूँ कुछ तो याद रहेगा ही। उसके बाद में पोलर नॉन पोलर भी याद रखो। देखो मतलब देयर इज अ सॉन्ग विच इज कि तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आ चांद निकला। तो आपको गली में चांद नहीं निकालना, आपको गली में शेर निकालना है। आप कैसे याद करोगे? अच्छा एक बात बताओ कि गाने में कहा गया है कि तुम आए तो, अच्छा तुम कैसे आए होगे, मतलब जो मतलब पर्टिकुलर आशिक है वो कैसे आया होगा। वो यहाँ पे गरीब है ना, आशिक तो गरीब ही हो जाते हैं, तो इसलिए वो कैसे आया होगा, 3 टायर वाले ऑटो से आया होगा। तो अभी क्या है, प्रेमिका को 3 टायर देख के याद आ रहा है। देखो हम बोलेंगे कि 3 टायर आए तो आया मुझे याद, गली में आज शेर निकला। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 3 से आ जाएगा, 3 होता है ना, तो थ्रियोनिन, टायर से टायरोसिन, गली यानी GLY और एक GLN साथ में लिख दो, गली और गलियां, ठीक है, गली और गलियां, ठीक है, GLY GLN, ठीक है। आपका GLN क्या हो जाएगा, ग्लूटामीन हो जाएगा, ग्लूटामीन हो जाएगा। GLY क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन हो जाएगा। उसके बाद में गली में आज शेर निकला, शेर से आ जाएगा सीरीन। और एक और होता है आज, है ना, आज का A ले लो तो आप ASN भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। दैट्स इट, ये पोलर आपको याद रह जाएगा। और पोलर ही कैसे याद रहेगा, देखो ध्यान से सुनना, मतलब यहाँ पे शेर आ रहा है ना, यहाँ पे तो शेर आएगा तो फटके 4 हो जाएंगी और पोलैरिटी आ जाएगी शरीर में, ठीक है, पोलर बन जाएगा शरीर। ये इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। नॉन पोलर का क्या होगा, देखो नॉन पोलर में क्या होगा, देखो एक मैं टीवी सीरियल की बात कर रहा हूँ जिसमें एक लड़की है जिसका नाम है
प्रॉफी और दूसरी लड़की जिसका नाम है लुल्ली। क्या नाम है? लुल्ली। ठीक है, तो आप बोलोगे कि वेली हैं ये दोनों। ठीक है, तो वेली, प्रॉफी और लुल्ली मेट अल्लाह। ठीक है, अब ये जैसे अब ये मिली अल्लाह से, ये गॉड से, ऑलमाइटी से मिली, तो उस शो की टीआरपी जो है वो बढ़ गई। ठीक है, तो आप इसी तरीके से याद रखोगे कि वेली यानी वेलिन, प्रोफी से क्या आएगा? प्रो और फी, एक तो प्रोलीन और एफ पीएचई से आएगा फिनाइल एलाइन, और लुल्ली क्या होगा? ल्यूसिन आइसोल्यूसिन। मेट यानी मीथियोनिन, एमीथियोनिन। ठीक है, अल्लाह से आएगा अपना एलेनाइन, और टीआरपी से आएगा अपना ट्रिप्टोफेन। ठीक है, ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ऑब्वियस ही बात है थोड़ी बहुत तो हेल्प मिली होगी याद करने में। और वो जो एब्सोल्यूट वाले हैं ना, एब्सोल्यूट वाले, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है ना याद करने में। कीटोजेनिक में है ना, कीटोजेनिक में ऐसा आ गया ना। पता है तुम्हें कीटो डाइट होती है, तो ऐसा मानो कि यहाँ पे ल्यूली जो है ना, ये लड़की है ल्यूली, ये वेली भी पड़ी रहती है, और ये जो लुल्ली है यानी ल्यूसिन और लाइसिन, ये लुल्ली है, ये लुल्ली क्या करती है कि कीटो डाइट पर है। ठीक है, लुल्ली कीटो डाइट पर है, तो अभी ये इस तरीके से याद रहेगा। बाकी ये एरोमेटिक वाले बोथ नेचर के होते हैं, यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, प्रॉपर्टीज पे जाते हैं फाइनली। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो अपने प्रोटीन होते। अच्छा, एक चीज याद रखना, जो प्रॉपर्टीज हम अभी पढ़ रहे हैं अमाइनो एसिड की, वो एग्जैक्ट डिट्टो प्रॉपर्टीज हमारी होंगी प्रोटीन की। ये प्रॉपर्टीज सेम टू सेम डिट्टो लाइनें फिर रिपीट होंगी। ठीक है, तो हम वहां दोबारा नहीं पढ़ेंगे। कलरलेस, क्रिस्टलाइन और यूजुअली वाटर सॉल्युबल होते हैं अमाइनो एसिड। इनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे ज़्यादा कितना, 200 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये एम्फोलाइट की तरह काम करते हैं बॉडी पीएच पे, मतलब एसिड और बेस दोनों का बिहेवियर शो करते हैं। तो हम कहेंगे कि बफर की तरह काम करते हैं, ऑल्सो एक्ट एज बफर, ये भी इनका काम है। और एसिड बेस बैलेंस फिर मेंटेन करते हैं। ठीक है, अब जो कार्बोक्सिल ग्रुप है यहाँ पर, वो कैसे काम करता है? वो that is the acidic group and it act by donating proton, और अमाइनो ग्रुप है, it act by accepting proton। ओके, अब ये लोग अपने सरफेस पे चार्ज भी शो करते हैं, और इनके एक डेफिनेट आइसो इलेक्ट्रिक पीएच होती है। व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रिक पीएच? आइसो इलेक्ट्रिक पीएच ऑफ अमाइनो एसिड इज द पीएच एट विच अमाइनो एसिड एग्जिस्ट एज जुपिटर आयन, बाइपोलर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बाइपोलर मतलब पोलैरिटी दो तरीके की है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, दैट इज पोजेसिंग सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द सरफेस विद नेट जीरो चार्ज। यहाँ पे लिखाएगा नेट जीरो चार्ज होगा, यहाँ पे नेट चार्ज जीरो होगा। At isoelectric pH, amino acid show no electrophoric mobility। जब प्रोटीन की बात करेंगे तो आप बोलोगे कि at isoelectric pH प्रोटीन शो no electrophoric mobility and become least soluble। ठीक है, तो जो अमाइनो एसिड है वो लीस्ट सॉल्युबल होते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पर, कोई भी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शो नहीं करते, और रैपिडली प्रिसिपिटेट हो जाते हैं सॉल्यूशन में, और सॉल्युबिलिटी ऑब्वियसली डिक्रीज हो ही जाती है, इसीलिए प्रिसिपिटेट हो जाते हैं। ठीक है, सो अब डिपेंडिंग ऑन द आइसोइलेक्ट्रिक पीएच और पीएच ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, हम अमाइनो एसिड को 3 कैटेगरीज में बांट देते हैं। पहले एनायनिक, केटायन और एक न्यूट्रल जुपिटर आयन। ध्यान से देखना, जो एनाइनिक है यानी डी प्रोटोनेटेड फॉर्म है, देखो अगर जो आसपास का मीडिया है उसकी जो पीएच है दैट इज ग्रेटर देन द आइसोइलेक्ट्रिक पीएच ऑफ अमाइनो एसिड, देन द सिचुएशन क्या बनती है, दैट इज अनायन या एसिडिक अमाइनो एसिड, उसमें ऐसा होता है। ठीक है, केटायन में क्या होता है, केटाइनिक या प्रोटोनेटेड फॉर्म में होता है कि मीडिया की पीएच दैट इज लेस देन द आइसोइलेक्ट्रिक पीएच ऑफ अमाइनो एसिड, ये होता है बेसिक अमाइनो एसिड में। ठीक है, न्यूट्रल में क्या होता है, यहाँ पे मीडियम की पीएच is equal to the pH of isoelectric pH of amino acid, therefore isoelectric pH of amino acid is used to separate। अब देख रहे हो हम लोग यहाँ पे सेपरेशन में इनको काम में ले सकते हैं, तो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच का कॉन्सेप्ट इज यूज टू सेपरेट अमाइनो एसिड बाय केमिकल मेथड और बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, उसके बाद बढ़ते हैं आगे, अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन, है ना, अमाइंस बनाते हैं डीकार्बोक्सिलेशन कर करके, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं अमाइनो एसिड और बनाते हैं एस्टर्स, सॉल्ट्स बनाते हैं बाय रिएक्शन विद एसिड और बेस, और निनहाइड्रीन के साथ ये पर्पल कलर की रिएक्शन देता है और क्या फॉर्म करता है,
कार्ब अमीनो कंपाउंड्स फॉर्म करता है CO2 के साथ. सो विद निनहाइड्रेन it give purple color reaction and form carb amino compound with CO2. That's it. उसके बाद में फंक्शन ऑफ अमाइनो एसिड देखो फटाफट, बड़ा आसान है. बिल्डिंग ब्लॉक, इन्हीं से पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन सब बनता है इन्हीं के जोड़ने से. अब ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में सपोर्ट करते हैं ड्यूरिंग फास्टिंग एंड स्टारवेशन. ठीक है, नया ग्लूकोज बनता है अमाइनो एसिड से. ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस इनका फंक्शन हो गया. एक ये स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट का सिंथेसिस, जैसे ये जो अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, है ना, हीम पार्ट जो होता है हीमोग्लोबिन का, पायरिमिडीन, ग्लूटाथायोन, इन स्पेशल प्रोडक्ट के सिंथेसिस में. डिटॉक्सिफिकेशन, लीवर में डिटॉक्सिफिकेशन में ये हेल्प करते हैं अमाइनो एसिड. कौन से अमाइनो एसिड? पर्टिकुलरली हमारा ग्लाइसिन और सिस्टीन. बताओ सिस्टीन क्या है? सिस्टीन इज जनाब सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, और ग्लाइसिन वो वाला है जहाँ पर वेरिएबल आर ग्रुप जो होता है वो H होता है. ठीक है, और ये मेटाबॉलिक फ्यूल की तरह काम करते हैं. अच्छा, एक तो होता है आर्बिट्री पेप्टाइड, आर्बिट्रेरली ना, आर्बिट्रेरली पेप्टाइड या आर्बिट्री पेप्टाइड जो होता है, इट कंटेन ओनली 2 to 10 अमाइनो एसिड्स. उसके बाद होता है पॉलीपेप्टाइड. पॉलीपेप्टाइड में 10 से लेके 100 अमाइनो एसिड्स होते हैं. और प्रोटीन में मोर देन 100 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि पेप्टाइड बॉन्ड से जॉइंट होते हैं. अभी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड्स वाली टेबल आ रही है जिसको आपको याद करनी है फटाफट. नंबर ऑफ अमाइनो एसिड भी ध्यान रख लेना क्या है यहाँ पर, तो फटाफट देख लो एक बार. ट्रिप्टोफेन रिलीजिंग हार्मोन मतलब TRH हो गया अपना. ठीक है, और फिर आ गया अपना ग्लूटाथायोन. ठीक है, फिर आ गया ऑक्सीटॉक्सिन, फिर ADH, फिर आ गया ब्रेडिकाइनिन, फिर एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंड सेकंड. ठीक है, ओके. हम लोग अब जो भी इसकी ट्रिक तो बनेगी बट ऐसे याद कर लेंगे. एक तो TRH हो जाएगा, TGO और AB, और एंजियोटेंसिन फिर आ जाएगा AC एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंड फिर यहाँ सेकंड आ जाएगा. ठीक है, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो. TGO AB, तो T से क्या आ जाएगा? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. G से क्या आएगा? ग्लूटाथायोन. O से क्या आएगा? ऑक्सीटोसिन. A से क्या आएगा? ADH और ब्रेडिकाइनिन आएगा B से. अब थोड़ा बहुत रिपीट करोगे तो ये याद हो जाएगा. ठीक है, अब ये भी याद कर लो कितना नंबर ऑफ यूनिट्स हैं इसमें. कितनी है? पहले शुरू के में 3 है, फिर कितनी हुई है? 9 हो गई हैं, फिर कितनी हुई हैं? 3 बार 9 हुआ है, 999, और फिर हो गई हैं 10. और एंजियोटेंसिन सेकंड में 8 ही हैं. ठीक है, फर्स्ट में 10, दूसरी में 8. देन हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रोटीन पे आ गए हम लोग अभी. अब प्रोटीन इज अ मैक्रोमोलिकुलर पॉलीमर. What is protein? Protein is a macromolecular polymer of amino acid linked together by peptide bond. किस बॉन्ड से? पेप्टाइड बॉन्ड से. यूजुअली इसमें ग्रेटर देन 100 यूनिट्स होती हैं. उसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की. क्या होता है प्रोटीन क्लासिफिकेशन में? क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन, सबसे पहले बेस देखेंगे किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ शेप, साइज एंड सॉल्युबिलिटी. है ना, हमारे पास 3 टाइप के हैं मेरे ख्याल से. सिंपल प्रोटीन सबसे पहले बात करते हैं. सिंपल प्रोटीन जो होता है, अब ये ना क्या मतलब, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यूज विदाउट एनी नॉन प्रोटीन सब्सटेंस. मतलब इनकी स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल है, सिर्फ इसमें अमाइनो एसिड प्रेजेंट है. ठीक है, और हाइड्रोलिसिस पे ओनली आपको अमाइनो एसिड ही मिलेगा. अरे कहने का मतलब क्या हो जाता है कई बार, अब ये जो अपना प्रोटीन पार्ट है इसके साथ फिर कोई नॉन प्रोटीन पार्ट भी आ जाता है, बट ऐसा नहीं होता. सिंपल वाले जो प्रोटीन होते हैं सिर्फ उनमें ये जो अमाइनो एसिड वाला पार्ट है, प्रोटीनिशियस पार्ट है, दैट इज़ ओनली प्रेजेंट, नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं प्रेजेंट है. तो ऑब्वियस ही बात है जब सिंपल प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस किया जाएगा तो सिर्फ हमें अमाइनो एसिड ही मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा. तो देयर आर 2 टाइप्स के सिंपल प्रोटीन्स. वन इज फाइब्रस प्रोटीन एंड वन इज ग्लोबुलर प्रोटीन. ठीक है, अब जो फाइब्रस प्रोटीन है, स्क्लेरोप्रोटीन भी जिनको कहते हैं, एग्जाम्पल दो. देखो जैसे आपको पता है ना फाइबर नेचर के कौन से होते हैं? कोलेजन, इलास्टिन, केराटिन, ये फाइब्रस हमारे सिंपल प्रोटीन, फाइब्रस सिंपल प्रोटीन है. ठीक है,
एंटायरली ये एनिमल ओरिजिन के होते हैं, फाइबर लाइक होते हैं, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये बॉडी को वो प्रोवाइड करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टी काफ़ी जगह पर, ठीक है। वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, ये याद रखना। देखो फाइबर है ये इनसॉल्युबल होगा, पानी में फाइबर नहीं घुलता, ग्लोबुलर सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो फाइब्रस प्रोटीन इज सॉल्युबल, इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, वाटर इनसॉल्युबल एंड हाईली रेजिस्टेंट टू प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। तो अभी ऐसी जगह पर प्रेजेंट है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इनकी होती है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के लिए भी रेजिस्टेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? टेंडन में, लीगामेंट में, कार्टिलेज में, हेयर में, नेल्स में, ठीक है। ओके, टेंडन, लीगामेंट, कार्टिलेज याद रखना। ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है, एग्जांपल बता दो, ये एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ये सब प्रोटामाइन, हिस्टोन, ये सब पता है आपको, है ना। ग्लोबुलर ओवल या स्पेरिकल शेप के होते हैं, रिलेटिवली इनका कम मॉलिक्यूलर वेट होता है एज कम्पेयर टू फाइब्रस, एंड वाटर सोल्यूबल होते हैं ग्लोबुलर, ठीक है। अक्रॉस द ग्लोब वाटर सोल्यूबल होते हैं और डाइजेस्टेबल बाय प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के द्वारा डाइजेस्टेबल है। फाइब्रस तो हाईली रेजिस्टेंट है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के लिए, और ग्लोबुलर इजीली डाइजेस्टेबल है, ठीक है। ओके, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होता है? मतलब प्रोटीन और प्लस साथ में ये वाली जो केस बताया था ना मैंने, प्रोटीन और साथ में एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी आ गया, दैट इज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, ठीक है। अब जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, आपको एक तो अमाइनो एसिड मिलेगा और दूसरा नॉन अमाइनो एसिड सब्सटेंस भी आपको वहाँ पे मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका न्यूक्लियो प्रोटीन है, ठीक है। तो न्यूक्लियो प्रोटीन है, उसमें प्रोटीन के साथ साथ आपको न्यूक्लिक एसिड मिलेगा। प्रोस्थेटिक ग्रुप, नॉन प्रोटीन पार्ट, व्हाट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप? इट इज नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है। लिपोप्रोटीन आपको मिलेगा यहाँ पे लिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ठीक है। अब ये इस तरीके से चीज़ें हैं, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज में जिंक मिलेगा, फेरेटिन में आयरन मिलेगा, सेलुलोप्लाज्मिन में कॉपर मिलेगा, ठीक है। रोडोप्सिन में रेटिनॉल मिलेगा। अब मेटेलोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन और हीम प्रोटीन, ये क्या है? जहां पर हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड हीम प्रोटीन। जिनमें हीम और रेटिनॉल प्रोस्थेटिक ग्रुप है, उनको हम कहेंगे क्रोमोप्रोटीन। हीम और रेटिनॉल दोनों प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ठीक है। तो अकेला हीम, हीम प्रोटीन, हीम एंड रेटिनॉल क्रोमोप्रोटीन, और इसके अलावा फेरेटिन, सेरुलोप्लाज्मिन या कार्बोनिक एनहाइड्रेज। फेरेटिन के केस में आयरन होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज में कॉपर होता है, सॉरी सेरुलोप्लाज्मिन में कॉपर होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज में क्या होता है? जिंक होता है। तो यहाँ पर इनको हम कहेंगे मेटेलोप्रोटीन्स। आगे बढ़ते हैं। डिराइव्ड प्रोटीन्स क्या होते हैं? डिराइव्ड प्रोटीन्स क्या होते हैं? बोल दो आज तो। डीनेचर्ड और डिग्रेडेड प्रोडक्ट ऑफ सिंपल प्रोटीन एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, ठीक है। ये जो अपने सिंपल प्रोटीन बना है और ये जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, इनका कुछ डीनेचर्ड या इनका जो डिग्रेडेड प्रोडक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड प्रोटीन। मतलब हम इनसे डिराइव करते हैं उस प्रोटीन को। जैसे एग्जांपल प्रोटीएज, पेप्टोन, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड्स, दीज आर डिराइव्ड प्रोटीन। प्रोटीएज, पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड, ठीक है। फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ध्यान से देखना। अब फंक्शन के बेसिस पे ये फिर से आएगा, लाइंस की फॉर्म में लिखा हो, बट वहाँ पे हम इसको स्किप कर देंगे क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं। भाई फंक्शन के हिसाब से प्रोटीन अलग, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, जैसे आपका कोलेजन, इलास्टिन, ये मैंने कहा था ये फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, और ये कहाँ पे? कार्टिलेज में, टेंडन में, है ना, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ये। तो अब उसके अलावा तो स्ट्रक्चर प्रोटीन हो गए, सपोर्ट फ्रेमवर्क देते हैं। कैटालिटिक प्रोटीन जो होते हैं वो कैटालिसिस में मदद करते हैं। कौन करता है कैटालिसिस में मदद? एंजाइम्स करते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हो गए हमारे पास, ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं, एल्ब्यूमिन, ट्रांसफेरिन। हार्मोनल हो गए, इंसुलिन, ग्लूकागोन, ये रेगुलेशन ऑफ फंक्शंस में। प्रोटेक्टिव में प्रिवेंट इन्फेक्शन। इम्यूनोग्लोबुलिन जो होते हैं ये भी प्रोटीन्स होते हैं ना, इम्यून एंटीबॉडी जो हमारी होती हैं, IgG, IgM, IG सब, ठीक है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं। प्रोटेक्टिव प्रोटीन होते हैं, ठीक है। रिसेप्टर प्रोटीन हो गया। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, एक्टिन, मायोसिन, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन का रोल होता है, तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। उसके बाद में न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन देखो, फटाफट देखो। एक तो कंप्लीट प्रोटीन होता है, एक इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है, एक पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है। तो कंप्लीट प्रोटीन में क्या होता है? देखो, कंप्लीट प्रोटीन के अंदर दे कंटेन ऑल द एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड प्रमोट ग्रोथ। एग्जाम्पल एग एल्ब्यूमिन है, मीट है, मीट और एग एल्ब्यूमिन, ये कंप्लीट प्रोटीन है।
कहने का मतलब इस प्रोटीन में सारे के सारे अमाइनो एसिड एसेंशियल हैं, ठीक है, कंटेन ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड, और उसके अलावा ये ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। इनकम्प्लीट वालों में क्या होता है, दे लेक वन और मोर एसेंशियल अमाइनो एसिड, एसेंशियल अमाइनो एसिड लेक करते हैं ये इनकम्प्लीट वाले, ग्रोथ प्रमोट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल जिलेटिन हो गया, जिलेटिन, ठीक है, जिलेटिन में ट्रिप्टोफेन नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा पार्शियली इनकम्प्लीट में क्या हुआ, ये लेक भी करेंगे अमाइनो एसिड वन और मोर एसेंशियल अमाइनो एसिड। एग्जाम्पल व्हीट प्रोटीन है, इट इज पार्शियली इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट डू नॉट प्रमोट ग्रोथ। एग्जाम्पल जिलेटिन विच लैक्स टीआरपी। एलिमेंट्री कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन, भाई प्रोटीन में नॉर्मल याद रखो कौन कौन होते हैं, कॉन एस होता है, ठीक है, CHON कॉन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब होता है। यहाँ पे कार्बन सबसे ज़्यादा होता है, बस ये याद रख लो कितना 50 to 55% होता है। ऑक्सीजन उससे कम होता है, ठीक है, 20-25%, ठीक है, ये 50-55 ले लो, ये 20-25 ले लो। फिर उससे कम नाइट्रोजन होता है, एवरेज 16%, ठीक है, नाइट्रोजन एवरेज 16%। उसके बाद में हाइड्रोजन, फिर सल्फर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड की बात करते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो अभी टॉपिक आ रहा है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेप्टाइड बॉन्ड एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कैसे बनता है यार, एक अमाइनो एसिड है फर्स्ट वाला, उसका तो COOH ग्रुप आता है, COH ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड, और जो दूसरा वाला अनदर अमाइनो एसिड है उसका NH2 ग्रुप आता है, ठीक है। और यहाँ पर एक वाटर के मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है, और फिर ये जो चीज़ बनती है, जो स्ट्रक्चर बनती है आफ्टर रिमूवल, ये जो बॉन्ड बनता है ना, रिश्ता बनता है, इसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं या पेप्टाइड यूनिट कहते हैं हम लोग। देख रहे हो ना। अच्छा, एक चीज़ और देखना कि यहाँ पर जब भी आप एक कोई चेन देखोगे प्रोटीन की, है ना, तो उसमें जैसे अमाइनो एसिड जैसे अरेंज है, तो हमने क्या एक बार पहले ही बोला था मैंने आपको कि जो NH2 ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है, दैट इज इन द लेफ्ट साइड, वो लेफ्ट साइड में होता है। COH जो होता है वो लेफ्ट राइट साइड में होता है, ठीक है। अब जब ये चेन बनी हुई है आपके पास, तो इस चेन में सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है शुरुआत होगी NH2 से। तो ये जो इधर वाला एंड है, ये टर्मिनल है इस चेन का, इसको हम लोग कहेंगे अमाइनो एंड या फिर एन टर्मिनल, और जो इधर वाला एंड है इसको कहेंगे कार्बोक्सिल एंड और C टर्मिनल, ठीक है। इस तरीके से होता है। आपको पूछे पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, ये देखो ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये बता देना, ठीक है। तो बाई कन्वेंशन NH2 को लेफ्ट में और फ्री COH ग्रुप राइट में आपको दिखाई देगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के, रिजिड प्लेनर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है, और ये जो नेचुरिंग एजेंट्स होते हैं प्रोटियोलाइटिक, देखो डीनेचुरिंग एजेंट, डीनेचुरेशन जो करने वाले एजेंट्स हैं उनके द्वारा तो ये तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम इसको ज़रूर तोड़ सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे आते हैं। यूजुअली हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को 4 लेवल्स पर डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर, देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर से हमें अमाइनो एसिड के सीक्वेंस का आइडिया लग जाता है, विच इज जेनेटिक, ठीक है, ऐसे पता लगेगा एग्जैक्ट लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होती है, फिर दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। नॉर्मल अमाइनो एसिड जो है वो क्या है, बीच में पेप्टाइड बॉन्ड है और इस तरीके से प्रेजेंट है, दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर, राइट, दिस द प्राइमरी स्ट्रक्चर, ओके। इससे हमें क्या पता चलता है, इट डिटरमाइंस द टाइप, क्वांटिटी एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, क्वांटिटी ऑफ अमाइनो एसिड और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड का पता लगता है, ठीक है। अब जो यहाँ पे हर एक अमाइनो एसिड उसको हम लोग अमाइनो एसिड रेसिड्यू बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, because it is the remaining portion of amino acid after atoms of water has been lost during peptide bond formation, ठीक है। तो हम लोग अमाइनो एसिड को यहाँ पर इस प्रोटीन जो होता है उसमें अमाइनो एसिड को हम अमाइनो एसिड रेसिड्यू भी बोलते हैं, क्योंकि जब बॉन्ड बन रहा होता है ना पेप्टाइड बॉन्ड, तो उस टाइम पे वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है, और आफ्टर लॉस जो हमारे पास जो मसाला आता है दैट इज हमारे पास अमाइनो एसिड रेसिड्यू बचा हुआ होता है ना, ठीक है, ओके। तो एक आपके पास एन टर्मिनल, C टर्मिनल, ये मैंने हो गया, लेफ्ट की तरफ एन टर्मिनल या फिर अमाइनो एंड मिलेगा, और राइट की साइड C टर्मिनल या फिर कार्बोक्सिल एंड मिलेगा। ट्रेडिशनली अमाइनो एंड जो होता है वो लेफ्ट साइड पर ही होता है, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड कैसे लिखते हैं हम लोग, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, ठीक है। हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे अमाइनो ग्रुप के साथ और फिर जाएंगे कार्बोक्सिल एंड की तरफ, इस तरीके से हम सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड लिखते हैं। उसके बाद में
presence of specific amino acid at a specific position is very significant for function। ठीक है, मतलब अभी आप देख रहे हो ना, एक प्रोटीन है, मान लो प्रोटीन की चेन है नॉर्मल अपनी प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब इस पे क्या है कि यहाँ पे ये प्रेजेंट है अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर पोजीशन पे एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड का मतलब जैसे इस पोजीशन पे मान लो कि ए अमाइनो एसिड है तो ए ही होना चाहिए। ठीक है, अगर ए की जगह बी आ गया तो ये जो प्रोटीन फंक्शन कर रहा था वो फंक्शन एबनॉर्मल करने लगेगा। ठीक है, एनी चेंज इन द सीक्वेंस इज एबनॉर्मल विच में अफेक्ट द प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन ऑफ द प्रोटीन। एग्जाम्पल, जो आपका सीकल सेल एनीमिया होता है, सीकल सेल एनीमिया में क्या होगा बताओ? सीकल सेल एनीमिया में क्या होता है? सीकल सेल एनीमिया में होता क्या है? बोलो बोलो बोलो। यहाँ पर होता क्या है आपको पता होगा, जो हीमोग्लोबिन है आरबीसी के अंदर उसकी जो अल्फा चेन होती है, अल्फा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन, वहाँ पे जो 6th पोजीशन है, वहाँ पे जो 6th वाली पोजीशन है, 6th पोजीशन पे नॉर्मली प्रेजेंट होता है कौन? ग्लूटामेट। ठीक है, ग्लूटामेट प्रेजेंट होता है, लेकिन इन केस ऑफ सीकल सेल एनीमिया यहाँ पर ग्लूटामेट को हटा के कौन आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा वेलिन। ठीक है, वेला पड़ा था, ये यहाँ आ जाएगा। ओके, दैट इज केस ऑफ सीकल सेल एनीमिया। तो सीकल सेल एनीमिया में ये पूरा फिर जो अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन है, इसका पूरा जो फंक्शन है, प्रॉपर्टी है, वो बदल जाएंगे। ठीक है, अब प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होती है वो जनरली डिटरमाइंड, इट इज जनरली डिटरमाइंड जेनेटिकली। ठीक है, और इससे फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर से मतलब जेनेटिकली ये बनती है पहले, और प्राइमरी स्ट्रक्चर से फिर बाद में डिटर्मिनेशन या बनती है सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर्स पर्टिकुलरली। ठीक है, उसके बाद में सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यार थोड़ा सा अगर आप प्राइमरी स्ट्रक्चर को थोड़ा हेलिकली घुमा दोगे, है ना, हेलिकल और प्लेटेड शीट लाइक कॉन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस बाय। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? हेलिकल या फिर प्लेटेड शीट लाइक कन्फर्मेशन, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर बनती है, या फिर तो हेलिकल होगी, देख रहे हो ये वाली हेलिकल है, ये प्लेटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर है ना। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर प्रोड्यूस बाय पीरियोडिक फोल्डिंग, ट्विस्टिंग और कॉइलिंग। ठीक है, फोल्डिंग, ट्विस्टिंग, कॉइलिंग ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, हेलिकल स्ट्रक्चर कैसे बनती है? हेलिकल स्ट्रक्चर भी होती है ना, वो बनती है कि स्पाइरल स्टेयरकेस जो होता है ना अपना वाला, जो सीढ़ियाँ होती है घुमावदार, उनकी तरह है वैसी स्ट्रक्चर। ठीक है, अराउंड द सेंट्रल एक्सिस, तो हमारी हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, हेलिकल स्ट्रक्चर ये वाली इसी टाइप की तो है, देखो एकदम जैसे सीढ़ियाँ जाती हैं ना उस टाइप से। ओके, प्लेटेड शीट वाली क्या होती है? उसके अंदर क्या होता है कि प्लेट्स होती हैं 2। ठीक है, फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन 2 एक्सटेंडेड पॉलीपेप्टाइड चेन। 2 एक्सटेंडेड आपके पास पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, उनके अंदर आप अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवा दोगे, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे तो एक प्लेटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल कहाँ प्रेजेंट है? फाइब्रस प्रोटीन में सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इट इज फाउंड इन फाइब्रस प्रोटीन लाइक कोलेजन, इलास्टिन, केराटिन, ये सब सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इट इज फाउंड इन फाइब्रस प्रोटीन, कोलेजन, इलास्टिन एंड केराटिन। देन लेट्स गो टू टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? यहाँ पर ये 3 डायमेंशनल आ जाती है, अब 3D स्ट्रक्चर आ गई है। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर इज अ 3D ग्लोबुलर फॉर्म ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस बाय फर्दर फोल्डिंग एंड ट्विस्टिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर की जो फर्दर फोल्डिंग या ट्विस्टिंग होगी उससे हमारे पास 3D ग्लोबुलर फॉर्म ऑफ प्रोटीन दैट इज टर्शियरी स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, सो फिर से पढ़ देता हूँ। 3D ग्लोबुलर फॉर्म ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस बाय फर्दर फोल्डिंग एंड ट्विस्टिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर around itself with the hydrophobic chains buried interiorly। hydrophobic side जो होगी साइड चेन that will lie in the interior, अंदर की साइड प्रेजेंट होंगे, और हाइड्रोफिलिक ग्रुप बाहर की तरफ होगा। और यहाँ पर ये याद रखना कि टर्शियरी स्ट्रक्चर में, जैसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर मैंने कहा कि प्लेटेड शीट में बता रहा था हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, वो उसको स्टेबलाइज करते हैं, वैसे ही यहाँ पे टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने वाले कौन कौन से बॉन्ड्स हैं? ध्यान से देखना, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयनिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, ये सारे हैं। कहाँ प्रेजेंट है टर्शियरी स्ट्रक्चर? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और एंटीबॉडी, इनकी स्ट्रक्चर टर्शियरी टाइप की होती है। ठीक है, किसकी? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और एंटीबॉडी। ठीक है जी, और यहाँ पे ऊपर हमने देखा था फाइब्रस में सेकेंडरी टाइप की स्ट्रक्चर, कोलेजन, इलास्टिन एंड केराटिन। उसके बाद
हमारे पास ये देखो, ये आ गई अपनी टर्शियरी स्ट्रक्चर, और फर्दर देखो टर्शियरी स्ट्रक्चर कई सारी मिल जाएंगी ना, है ना, फिर बनेगी अपनी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में आप कुछ याद रखना है, क्या याद रखना है, देखो इट इज अ मल्टी चेन ओलिगोमेरिक प्रोटीन, ठीक है, शोइंग स्पेशल रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन अमॉन्ग ईच अदर, ठीक है, काफ़ी सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स यहाँ पे जुड़ जाती हैं और एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट हो जाता है, ठीक है। तो इट इज़ अ मल्टी चेन ओलिगोमेरिक प्रोटीन विच शो स्पेशल रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन अमॉन्ग ईच अदर। यहाँ पे हर एक जो इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन है दैट इज सब यूनिट, एक मोनोमर है, और टू और मोर सब यूनिट्स जो हैं दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड, ठीक है। ये दो टाइप के बॉन्ड यहाँ पे हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। सब यूनिट में भी सेम भी हो सकती हैं, सब यूनिट जो ये मोनोमर है, ये पॉलीपेप्टाइड इंडिविजुअल चेन्स है, ये सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, ठीक है। एवरी सब यूनिट जो होती है, एक याद रखना, सेकेंडरी या टर्शियरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है अपने, ठीक है। तो ये जो सब यूनिट है, मोनोमर यूनिट है, ये इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन दैट इज इन द सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर, राइट, ओके। अब टाइप्स ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, बट ये पता होना चाहिए, जैसे मान लो कि आपका टेट्रामर, देखो टेट्रामर आपको पता है हीमोग्लोबिन होता है, उसमें 4 ग्लोबिन की चेन्स होती हैं ना, तो ऐसे याद रख लो, ये नंबर ऑफ यूनिट्स इसमें 4 है टेट्रामर में, हीमोग्लोबिन में, ठीक है। उसके बाद में हेक्सामर, मायोसिन 6, मायोसिन इज अ हेक्सामर, यहाँ पे टाइप इसकी हेक्सामर टाइप की यूनिट है, ठीक है। ऑक्टामर में हिस्टोन ऑक्टामर, पता है ना आपको, हिस्टोन। और पेंटामर में आ जाएगा फिर एसिटाइल कोलिन और आईजीएम वाली एंटीबॉडी। टेट्रामर में हीमोग्लोबिन आ गया, ट्राइमर में एल्डोलेज जी प्रोटीन, डाइमर में सीपीके, एलएच, एफएसएच, इंसुलिन, ये डाइमर की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब जिन प्रोटीन्स में सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है उनको हम मोनोमेरिक प्रोटीन कहते हैं, और जिनमें ज़्यादा ओलिगोमेरिक कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि मैंने कहा था पहले ही हो गया था। सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि जो बॉडी प्रोटीन है दे हैव आइसोइलेक्ट्रिक पीएच इन द रेंज 5.5 to 8, ठीक है। बॉडी के प्रोटीन्स की आइसोइलेक्ट्रिक पीएच की रेंज क्या है बता दो, 5.5 to 8 है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हम लोग वहीं देख चुके हैं, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन, डिफेंस वगैरह वगैरह, फिर से डिस्कस नहीं करेंगे। डीनेचर्ड प्रोटीन पढ़ते हैं। डीनेचर्ड प्रोटीन में क्या होता है, दीज आर द प्रोटीन प्रोड्यूस्ड फॉलोइंग loss of native structural conformation due to disruption of secondary, tertiary या quaternary structure but preserving the primary structure। देखो डीनेचुरेशन जब भी होता है प्रोटीन का, डीनेचुरेशन कब होता है, टेम्परेचर बढ़ गया, ये जो भी अनइवन कंडीशन जिसकी वजह से प्रोटीन की स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, ठीक है ना। लॉस ऑफ नेटिव स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन, मतलब देयर इज अ लॉस ऑफ जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर थी उसकी, जिस तरीके का अरेंजमेंट था वो डिस्टर्ब हो गया, है ना। अब इस डिस्टर्बेंस में सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होती हैं। कभी भी प्राइमरी स्ट्रक्चर जो हुआ है उसका कभी भी डीनेचुरेशन नहीं होता, प्राइमरी स्ट्रक्चर का डीनेचुरेशन नहीं होता। एंड देयर इज नो इंट्रा मॉलिक्यूलर चेंज, अंदर कोई चेंज नहीं होता, देयर इज ओनली अल्टरेशन ऑफ फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में उसका चेंज आता है। और यूजुअली ये जो डीनेचुरेशन की प्रोसेस है, कहाँ ये देख, प्राइमरी स्ट्रक्चर को डीनेचुरेशन से फर्क नहीं पड़ता, और उसके अलावा ये जो प्रोसेस है डीनेचुरेशन की, इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। कैसे होता है, आप एक्सट्रीम टेम्परेचर, है ना, फ्रीजिंग और हीटिंग, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, फलाना धिमकाना, स्ट्रॉन्ग एसिड, एक्सट्रीम पीएच, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइड डिटर्जेंट, हैवी मेटल्स, ये सब यूज़ करोगे तो डीनेचुरेशन हो जाएगा प्रोटीन का। उसके बाद में आपको पता है अल्ट्रेशन ऑफ प्रोटीन दैट अकर, फिजिकल अल्ट्रेशन। अच्छा ये सब अल्ट्रेशन एक बार देख लेना, ठीक है, इतना कोई बहुत ज़्यादा खास ज़रूरी नहीं है, ठीक है। रिवर्सिबल डीनेचुरेशन किस में होता है, राइबोन्यूक्लियस में एट हाई यूरिया कंसंट्रेशन, ठीक है। उसके बाद में कोगुलेटेड प्रोटीन, एग्जाम्पल बॉइल्ड एग, कुक्ड मीट, कुक्ड फिश, ये कोगुलेटेड प्रोटीन के एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, है ना। बॉइल्ड एग इज अ कोगुलेटेड प्रोटीन, वहाँ पे कोगुलेशन हो चुका है, हाई टेम्परेचर दिया ना हमने एग को, इसलिए। कुक्ड मीट है, कुक्ड फिश है, इसमें ये हो चुका है। उसके बाद दे आर इनसॉल्युबल एंड प्रिसिपिटेट आउट, कोगुलेटेड प्रोटीन इनसॉल्युबल होते हैं, प्रिसिपिटेशन का आराम से हो जाता है, ठीक है। सो व्हाट आर कोगुलेटेड प्रोटीन, प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय इरिवर्सिबल डीनेचुरेशन विद इंट्रामोलिक्यूलर चेंज, ओके। ऑल कोगुलेटेड प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड प्रोटीन, लेकिन सारे के सारे
all denatured proteins are not coagulated protein, remember this. Okay, now let's talk about fibrous proteins. fibrous proteins में हमारे पास क्या आता है, fibrous protein में क्या आता है, देखो it is the most abundant, सबसे पहले आता है कोलेजन. कोलेजन जो होता है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है ह्यूमन बॉडी का, अबाउट 25% ऑफ द टोटल प्रोटीन का ये होता है कोलेजन अपना. कहाँ प्रेजेंट हो, स्किन, बोन, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट, कहाँ कहाँ नहीं होता. वाटर इनसॉल्युबल होता है और फलाना ढिमकाना. स्ट्रेच कैन नॉट बी स्ट्रेच्ड. कोलेजन को देखो इसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, कोलेजन की टफ होता है ये, इसीलिए इसको स्ट्रेच नहीं किया जा सकता. ठीक है. और फाइब्रोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट वाली जो सेल्स हैं ये इसको प्रोड्यूस करती हैं. स्ट्रक्चरली जो कोलेजन का मॉलिक्यूल, अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करोगे तो इसमें 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, अल्फा चेन्स जिनको हम कहते हैं, और वो जो एक दूसरे के ऊपर रैप होती हैं अराउंड ईच अदर इन अ ट्रिपल हेलिक्स फॉर्मिंग अ रोप लाइक स्ट्रक्चर. और ग्लाइसिन जो होता है इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट अमाइनो एसिड इन कोलेजन. ग्लाइसिन इज द मोस्ट अबंडेंट अमाइनो एसिड इन कोलेजन. नेक्स्ट टू ग्लाइसिन हमारे पास बाकी सारी चीज़ें इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है. हाफ सेवरल मंथ्स तक कोलेजिनेज जो होता है, ये कोलेजिनेज जो होता है इट इज़ प्रेजेंट इन ECF. इसको मतलब डिग्रेड कर सकता है कोलेजिनेज एंजाइम और लाइसोसोमल एंजाइम. आगे बढ़ते हैं. ओके, इन केस ऑफ स्कर्वी, कोलेजन डिफेक्टिव सिंथेसिस, डिफेक्टिव कोलेजन सिंथेसिस के केसेस डिजीज कौन सी होती हैं, स्कर्वी, EDS विच इज़ क्या बोलते हैं इसको, एलर्स डेनलॉस सिंड्रोम, और इसके अलावा ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा लाइक ब्रिटल बोन सिंड्रोम. उसके अलावा इन इलास्टिन प्रोटीन पे आते हैं. इलास्टिन फाइब्रस प्रोटीन होता है, रबड़ जैसी प्रॉपर्टी होती है, इलास्टिसिटी होती है इसके अंदर, ये स्ट्रेच होके फिर बाद में अगेन रिकॉइल कर सकता है. कहाँ होता है इलास्टिन, देखो लंग्स में बहुत रोल है इसका, लंग्स में, लार्ज ब्लड वेसल में, इलास्टिक लिगामेंट्स में. ठीक है. इसको कौन सा एंजाइम डिग्रेड कर सकता है, इलास्टेजेस डिग्रेड कर सकता है, जो कि न्यूट्रोफिल्स प्रोड्यूस करती हैं अपनी, है ना. अब एक कंपाउंड आ रहा है केमिकल कंपाउंड विच इज अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन. ये याद रखना, ये मोस्टली कौन प्रोड्यूस करता है, लिवर प्रोड्यूस करता है, अपनी मोनोसाइट्स प्रोड्यूस करती हैं, एल्वियोलर मैक्रोफेजेस इसको प्रोड्यूस करती हैं. ठीक है. और ये इनहिबिट करता है इलास्टेज को. ठीक, मतलब एक्चुअली ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, एक सेकेंड रुको, एल्वियोलर मैक्रोफेज प्रोड्यूस करती हैं, इट इनहिबिट इलास्टेज टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ इलास्टिन्स. अब तुम्हें पता है इलास्टेजेस क्या करता है, डिग्रेडेशन करता है इलास्टिन का, तो ये अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन प्रिवेंट करता है इसको ऐसा करने से. ठीक है. अब जैसे जो एम्फाइसीमा है वो कैसे होता है, ठीक है, एम्फाइसीमा कैसे होता है, ये तभी होता है कि जब अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी होती है तो इलास्टेज फिर खुला घूमता है आराम से अच्छे से, और इलास्टेज जो है वो खुला घूमता है और इलास्टिन का डिग्रेडेशन करता है लंग्स में. ठीक है, पल्मोनरी एल्वुलाई में, तो इसकी वजह से एम्फाइसीमा हो जाता है. उसके बाद में पढ़ते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन. देखो प्लाज्मा प्रोटीन सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो गया. प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं ये सबसे मेन इनका फंक्शन है कि ये कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, टोटल कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करते हैं प्लाज्मा का. प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं इनकी कंसंट्रेशन ध्यान में रख लेना, ये सब हम फिजियो में पढ़ चुके हैं. 6 से 8 ग्राम पर डेसीलीटर होता है. 3 मेन हो गए, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन. ठीक है, लेकिन सबसे मेन इनमें है एल्ब्यूमिन, दैट इज 50% ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन. उसके अलावा ग्लोबुलिन्स हो गए हमारे पास, अल्फा-1, अल्फा-2, बीटा एंड गामा. देखो गामा ग्लोबुलिन होता है वो तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, ये इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं ना, एंटीबॉडीज एग्जाम्पल हो गए. बीटा जो होता है ट्रांसफेरिन, एग्जाम्पल ट्रांसफेरिन, है ना. अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा-1 फीटोप्रोटीन, गामा अल्फा-2 ग्लोबुलिन में आ जाएगा सेरुलोप्लाज्मिन. उसके बाद बीटा में आएगा ट्रांसफेरिन. ठीक है, सी रिएक्टिव प्रोटीन. ऑलमोस्ट ऑल प्लाज्मा प्रोटीन 70 to 80% जो होते हैं वो लिवर से प्रोड्यूस होते हैं, एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन जो कि प्लाज्मा सेल या आपकी जो बी सेल्स होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं गामा ग्लोबुलिन. ठीक है. एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन ये सिंपल प्रोटीन्स हैं, लेकिन जो प्लाज्मा प्रोटीन्स बाकी के हैं और ऑल द अदर्स दे आर ग्लाइकोप्रोटीन, साथ में कार्बोहाइड्रेट भी आ जाएगा. फंक्शन ऑफ एल्ब्यूमिन या फिर प्लाज्मा प्रोटीन क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर 80%, ट्रांसपोर्टेशन
है ना, एक्ट एज बफर, न्यूट्रिटिव फंक्शन, ठीक है, माल न्यूट्रिशन के केस में सीरम एल्ब्यूमिन डिग्रेड टू प्रोटेक्ट असेंशियल अमाइनो एसिड टू मेंटेन वाइटल फंक्शन। जैसे इन केस ऑफ हाइपो एल्ब्यूमिनिया प्लाज्मा कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड होगा वो ब्लड वेसल से निकल जाएगा, जिसकी वजह से इडेमा होगा। ओके, उसके बाद हम देखते हैं फंक्शन ऑफ ग्लोबुलिन। क्या है फंक्शन ग्लोबुलिन के, देखो मेंटेन 80% तो एल्ब्यूमिन करता है, 20% कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कौन मेंटेन करता है, ग्लोबुलिन। अब यहाँ पे एक तो अल्फा ग्लोबुलिन होते हैं, एक बीटा ग्लोबुलिन होता है, ठीक है, ये प्राइमरली ट्रांसपोर्ट फंक्शन के साथ कंसर्न है, अल्फा बीटा ये, ठीक है, जैसे सेरुलोप्लाज्मिन कॉपर का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, इस तरीके से। ओके, उसके बाद में पढ़ते हैं गामा ग्लोबुलिन। गामा ये डिफेंस में इन्वॉल्व होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। अच्छा, इंपॉर्टेंट ग्लोबिन्स और ये सब देख रहे हो आप, जैसे फॉर एग्जांपल अनट्रांसपोर्टेड सब्सटेंस, सेरुलोप्लाज्मिन क्या कर रहा है, कॉपर, ट्रांसफेरिन आयरन का ट्रांसफर कर रहा है, हिपेटोग्लोबुलिन हेमोग्लोबिन का ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसकोबेलामिन विटामिन B12 का ट्रांसफर करेगा। बाकी इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद हमारा लास्ट चीज बचती है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो बड़ा आसान है, देखो शांति से देखना, हीमोग्लोबिन एक क्या है जनाब, ये है एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, ठीक है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है ये, मतलब कैसे बना है, कॉन्जुगेशन से। इसमें एक तो प्रोटीन पार्ट है और एक नॉन प्रोटीन पार्ट है, ठीक है। प्रोटीन पार्ट इज ग्लोबुलिन, है ना, ग्लोबिन इज द प्रोटीन पार्ट एंड हीम इज द नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है। अब जो ग्लोबिन पार्ट होता है दैट इज कंपोज्ड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा चेन्स, ठीक है। और जो हीम पार्ट होता है, ग्लोबिन पार्ट की बात हो गई, हीम पार्ट जो होता है इट इज आयरन प्रोटोपोरफायरिन, इट इज आयरन प्रोटोपोरफायरिन। कहने का मतलब देखो खोल के बताओ, प्रोटोपोरफायरिन 9 विद फेरस आयन, यहाँ पे फेरस आयन्स होते हैं, Fe+2 आयन्स होते हैं, Fe+2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन में। तो हीम देखो, ग्लोबिन पार्ट इज कंपोज्ड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन एंड हीम पार्ट इज आयरन प्रोटोपोरफायरिन, आयरन प्रोटोपोरफायरिन और प्रोटोपोरफायरिन 9 विद फेरस आयन, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। तो जो प्रोटोपोरफायरिन होता है इट इज अ साइक्लिक टेट्रापाइरोल कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ 4 पाइरोल रिंग कनेक्टेड बाय मिथेनाइल ब्रिजेस, ठीक है। क्या कह रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ कि जो ये अपने पास आयरन प्रोटोपोरफायरिन है इट इज कंपोज्ड ऑफ, जो प्रोटोपोरफायरिन है ये 4 पाइरोल की रिंग से मिलके बनता है जो कि मिथेनाइल ब्रिजेस से कनेक्टेड हैं। इस तरीके से ये देखो मिथेनाइल ब्रिजेस से कनेक्टेड हैं, इस तरीके से ये एक पाइरोल की लिंक है, 4 पाइरोल की लिंक्स होंगे, ओके, ठीक है भाई। तो कुल मिला के बात हुई 4 वन और दूसरी बात, एक हीम जो होता है वो एक ग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, 1 हीम विद 1 ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन मेक 1 सब यूनिट, इस तरीके से एक सब यूनिट बनती है एंड 4 सब यूनिट ऑफ दिस काइंड टुगेदर रिप्रेजेंट द टोटल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। सो हम बोलेंगे कि एक हीमोग्लोबिन में देयर आर 4 हीम्स एंड 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, दैट्स इट, ओके। इस तरीके का कुछ होता है। यहाँ पे देखो आयरन नहीं है और यहाँ पर ये अपना आयरन भी आ गया +2 की फॉर्म में जो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हीम बन गया अपना प्रॉपर प्रोटोपोरफायरिन विद आयरन, ओके। हीमोग्लोबिन कई टाइप का होता है, अडल्ट HbA अडल्ट हीमोग्लोबिन, ये टेट्रामर की फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या कंपोजिशन है इसकी, अल्फा 2 बीटा 2, 2 अल्फा सब यूनिट 2 बीटा सब यूनिट, ठीक है। अब 4 हीम तो 4 ही हैं यहाँ पे, लेकिन जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं 2 अल्फा की हैं 2 बीटा की हैं, ठीक है, ओके। सो एंड ईच पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉन्जुगेटेड विद मल मॉलिक्यूल ऑफ हीम, ठीक है। तो अल्फा 1 हीम के साथ, अल्फा 2 हीम के साथ, बीटा 2 हीम के साथ कॉन्जुगेटेड, बीटा 1 हीम के साथ कॉन्जुगेटेड, इस तरीके से दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन A, ओके, अल्फा 2 बीटा 2, ओके। टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन यहाँ पे देख लो, टाइप्स ये टेबल से करेंगे डायरेक्टली। HbA जो होता है अल्फा 2 बीटा 2 हो गया, HbF यानी फीटल हीमोग्लोबिन, ये आपका डायरेक्टली हो जाएगा अल्फा 2 गामा 2, ठीक है, लेस देन 2%, ये तो फीटस स्टेज पे प्रेजेंट होता है। HbA2 अल्फा 2 डेल्टा 2, ठीक है, ये 2 से 5%, मेजॉरिटी में आपका 95% टोटल यही HbA ही प्रेजेंट होता है। फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन बफर की तरह काम करना, ऑक्सीजन कैरी करना, ठीक है। डिफरेंसेस देख लो HbA और F में, अल्फा 2 बीटा 2 अल्फा 2 गामा 2, और एफिनिटी टूवर्ड्स द ऑक्सीजन किसकी ज़्यादा होती है,
एफिनिटी ज़्यादा होती है अपनी HbF की, यानी फीटल हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ज़्यादा होती है और इसकी HbA की लेस होती है। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस की प्रोसेस बड़ा शॉर्ट में देखना अच्छे से। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे ये स्टेप्स लिखी हुई हैं। सक्सिनाइल कोए प्लस ग्लाइसिन, इससे बनता है प्रोटोपोरफायरिन 9, फिर इसके साथ आयरन जुड़ के हीम बना लेता है। अब हीम की जो हीम की जो हमारे पास 4 हीम्स हैं वो ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ जुड़ के एक सब यूनिट बनाएंगे, फिर ऐसी 4 सब यूनिट बनके क्या बनाएंगे, हीमोग्लोबिन बना लेंगे। ठीक है, सबसे सिंथेसिस ऑफ हीम, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटोपोरफायरिन 9 फ्रॉम सक्सिनाइल कोए एंड ग्लाइसिन, सिंथेसिस ऑफ 4 ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन्स, तो 4 ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ 1 हीम विद 1 ग्लोबिन, फिर उसके बाद में 4 हीम के साथ 4 ग्लोबिन जोड़ेंगे, दैट मेक्स हीमोग्लोबिन। दैट्स इट। इसी के साथ हमारा जो प्रोटीन वाला है, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, हमारा अपना यूट्यूब चैनल। सो टेक केयर, बाय बाय।